we were continuing with magnetic force on a current element, on a current carrying conductor. ठीक है, तो ऐसा केस में हाँ हम जानना चाहेंगे कि एक इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेंगे यहाँ पर। फोर्स बिटवीन टू parallel current carrying conductors, current carrying wires, ठीक है। Now let us consider two wires. ये ले रहा है I1 करंट, ये ले रहा है I2 करंट, और चलो मानते हैं कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस D है। इसका एक हिस्सा हम लोग देख चुके थे कि ये जो कंडक्टर है I2, इस कंडक्टर के ऊपर कोई मैग्नेटिक फोर्स तब आएगा जब यहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब ये जो P पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किसके लिए होगा? I2 के लिए नहीं होगा, I1 के लिए होगा। तो लिखेंगे एट पॉइंट P the magnetic field is only due to I1. And what is the magnetic field at point P? कोई स्ट्रेट कंडक्टर है, यूसे इसके ऊपर इसके चलते यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा that is given by right hand fist rule. You close your right hand fist with your thumb being open. Let your thumb indicate the direction of I1. The other fingers indicate the direction of magnetic field around it. So here the magnetic field due to I1 will be inverse. ऐसे जा रहा है। So it is कितना होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू भी हम जानते हैं। At a distance r due to a straight conductor mu I by 2 pi r होता है, लेकिन ये d है तो mu I by 2 pi d की डायरेक्शन में इनवर्ड। Now force on I2, force on I2, जैसे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पता चल गया अंदर की तरफ है, I2 ऊपर की तरफ जा रहा है, force will be like this towards लेफ्ट, है ना। लगेगा कि ये इसको खींच रहा है। अगर ये I1 का डायरेक्शन उल्टा होता तो B का डायरेक्शन भी उल्टा होता, फोर्स का डायरेक्शन भी उल्टा होता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब दोनों करंट सेम डायरेक्शन में, फोर्स इज अट्रैक्टिव, व्हेन दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन फोर्स इज रिपल्सिव। तो पहला चीज क्या समझ में आया? व्हेन currents are in same direction, the force between the wires is attractive. Force between the wires is attractive when currents are in opposite direction. The force between them is repulsive. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझ लें। अब इसमें दूसरा चीज देखेंगे कि क्या है फोर्स। फोर्स ऑन एल लेंथ
एल लेंथ के ऊपर क्या फोर्स आएगा, बी तो मालूम है I2L, तो फॉर्मूला हो जाएगा बी एट पॉइंट पी I2L साइन थीटा। अब यहां पर थीटा क्या था थीटा, एंगल बिटवीन बी एंड IL, थीटा इज एंगल बिटवीन बी एंड I2L। और क्या है ये एंगल, बी कैसा है देखे थे, इनवर्ड है ना, IL कैसा है, ऐसा है, क्या हुआ एंगल 90 डिग्री। हाँ अगर ये बात है तो ये कितना हो गया देखो, तो साइन 90 तो 1 है, BP इंटू I2 इंटू L। बट व्हाट वाज BP, म्यू I बाई 2 पाई D, ड्यू टू I1 था तो म्यू I1 बाई 2 पाई D, वैल्यू डाले, इट इज कमिंग म्यू I1 I2 L by 2 pi D। So this is what is the force on L length of the conductor. So what is the force per unit length? Force per unit length between wires is equal to L length में कितना फोर्स आ रहा है, यूनिट लेंथ में कितना आएगा F by L, so it is mu I1 I2 by 2 pi D। If you take all in SI units, this is becoming Newton, ठीक है। The force per unit length between wires is mu I1 I2 by 2 pi D Newton। When a current passes through a solenoid, when a current passes through a solenoid, the solenoid means electromagnet, solenoid will elongate true और false। क्या दिया, कोई एक सोलेनॉइड है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जब इसके अंदर से कोई करंट पास करेगा ये लंबा हो जाएगा। सही है कि गलत है आपको बताना है, सही है कि गलत है आपको बताना है, ठीक है। सोचो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे, कोई सोलेनॉइड, मान लो कि ये कोई एक कॉइल है, ये ऐसे गया फिर ऐसे आया फिर ऐसे आया फिर ऐसे आया, ऐसे करके कॉइल गया। जब इसमें करंट ऐसे जाएगा, इसमें करंट कैसे जाएगा, इसमें भी तो ऐसे ही जाएगा, इसमें भी तो ऐसे ही जाएगा। That means all these turns will carry current in the same direction. When the currents are in the same direction, they attract or repel, they attract each other। तो ये सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, they will come close and this will compress, the length will decrease। तो आप क्या कहेंगे, the direction of current in each turn is in same direction। So the consecutive turns attract each other and the solenoid contracts in length, लेंथ में कंट्रैक्ट कर जाता है। समझ में आ गया।
क्वेश्चन नंबर 2, in each of following cases the angle theta between wires will increase और डिक्रीज। दिया गया एक वायर है, एक दूसरा वायर है, इसमें करंट I1 जा रहा है, इसमें करंट I2 जा रहा है। ये हुआ केस 1। ये वायर है, इसमें I1 करंट जा रहा है, इसमें I2 करंट जा रहा है। ये एंगल दिया है थीटा। क्या एंगल दिया है? ये एंगल को थीटा दिया है, ये एंगल को थीटा दिया है। थोड़ा आप लोग सोचो तो कैसे होगा? दो तो वायर में अगर ऐसे करंट फ्लो कर रहा होगा तो कैसे होगा? सोचने वाली चीज ये है कि दोनों ही केस में व्हाट इज द फोर्स बिटवीन द वायर्स हमें जानना चाहिए। चलो देखते हैं कि ये पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किसके लिए है। P पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये P पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो I1 के लिए तो नहीं होगा, I2 के लिए होगा। सिमिलरली अच्छा I2 के लिए होगा तो किस डायरेक्शन में होगा? I2 तो नीचे जा रहा है, मतलब इधर से घुसेगा फ्लक्स, इधर से बाहर निकलेगा। सो हियर मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड्स, हियर मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड्स। अब सोचो P पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड है और करंट ऐसा है I1 की डायरेक्शन में, तो फोर्स कैसे होगा? फोर्स विल ट्राई टू पुश इट लाइक दिस। इसका मतलब I1 के ऊपर जो फोर्स आएगा वो ऐसा होगा। सिमिलरली I1 के चलते यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। कैसा वाला? इनवर्ड वाला। इनवर्ड वाला तो फोर्स कैसे होगा? ऐसे। तो दो फोर्स इसको ऐसे खींचेंगे, इधर भी देखोगे तो वही हाल मिलेगा। ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा, तो क्या होगा? ये घूमने लगेंगे और थीटा डिक्रीजेस। सेम फेनोमेनन से अगर आप देखोगे I2 के लिए यहाँ पर P पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कैसे बनेगा? इनवर्ड। नाउ इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में I1 ऐसा करंट ले रहा है, देख लो, करंट इज लाइक दिस, करंट इज लाइक दिस एंड मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस। तो क्या हो गया? फोर्स ऐसे हो जाएगा, द फोर्स विल बी लाइक दिस, इधर लाइक दिस। तो आप कहोगे थीटा इंक्रीजेस, हियर थीटा इंक्रीजेस। समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Here is a current carrying wire and here is a square loop carrying current. Question is, the square loop will be attracted or repelled towards I1। ये जो I1 करंट है ये उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा कि रिपेल होगा? सॉल्यूशन में देखेंगे कि ये है आपका स्ट्रेट वायर और ये है स्क्वायर लूप। अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इसके ऊपर अट्रैक्शन होगा F1। ये और ये दे आर कैरिंग अपोजिट करंट्स, इसके ऊपर रिपल्सन होगा
कॉल इट F2। इसके ऊपर यहाँ पे ये I के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड I नहीं I1 था, I1 के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में। ये वायर में करंट ऐसे जा रहा है तो फोर्स उसके ऊपर आएगा F3, और यहाँ पे F4। थोड़ा अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो I से, ये वायर से हम जैसे जैसे दूर जाएंगे B का वैल्यू घटने लगेगा। तो लेकिन यहाँ पर जितना होगा B का वैल्यू वहां पर उतना ही होगा, क्योंकि दोनों बराबर डिस्टेंस में है। यहाँ पर जितना होगा यहाँ पर भी उतना ही होगा, बराबर डिस्टेंस में। मतलब F3 जितना होगा F4 उतना ही होगा। तो हम कहेंगे हियर F3 and F4, F3 and F4 are equal and opposite, equal and opposite। ठीक है, F1 और F2 अपोजिट है, F1 F2 अपोजिट है, आर दे इक्वल। अगेन आप कहोगे अगर ये पॉइंट को A कहेंगे, ये पॉइंट को B कहेंगे, as B at A due to the straight wire is more than B at B, तो आप क्या कहोगे, सो यहाँ पर जो फोर्स आएगा इस लेंथ के ऊपर आएगा, F1 is greater than F2, hence net force is equal to hence net force F1 is माइनस F2। मतलब F1 इधर को था, F2 उधर को था, F2 छोटा है, इज अट्रैक्टिव नेचर का होगा। द लूप विल बी पुल्ड towards the straight wire। In figure shown, net force on middle wire is 0 if I1 is to I2 is to I3 is equal to 2 is to 3 is to x। find x। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे। लेट I1 is equal to 2i, I2 is equal to 3i, I3 is equal to xi। ठीक है, अब नेट फोर्स पर यूनिट लेंथ on middle conductor is 0। तो मिडिल कंडक्टर को ये अट्रैक्ट कर रहा है, कॉल इट विथ ए फोर्स F1, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है विथ ए फोर्स F3। सो F1 not be equal to F3। F1 कितना है, mu I1 I2 by 2 pi d, है ना, d। यहाँ पर mu I2 I3 by 2 pi 2d, थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 2 pi mu d गए, I1 I2 is equal to
I2 I3 बाई 2, वैल्यू डालो, ये 2i है, ये 3i है, ये 3i है, ये xi है बाई 2, क्या हो गया 6, 12 बाई 3, सो x इज कमिंग 4। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कितना बढ़िया सोचते हो तुम लोग। हियर इज ए स्ट्रेट वायर, carrying I ampere of current. Here is another wire carrying I2 current. और ये वायर जो है ना मिड पॉइंट में घूम सकता है, ऐसा ऐसा घूम सकता है। पूछा गया है कैसे घूमेगा बताओ। तो अगर हम देखेंगे एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पे, ये हिस्सा के ऊपर, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे था इनवर्ड, करंट कैसे था ऐसे, फोर्स आएगा ऐसे। So the force on this section will be like this। लेकिन यहाँ पर छोटा सा ऐसा लेंगे, इसमें भी तो करंट ऐसे ही था, इसके ऊपर फोर्स होगा ऐसे। लेकिन ये दूर में होने के कारण इसका मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये A कहेंगे ये B कहेंगे, तो आप क्लियरली देख पाओगे कि B at A is less than B at B, क्योंकि B पॉइंट A का पास है। अच्छा, तो इधर से कोई फोर्स खींचेगा, इधर से कोई फोर्स खींचेगा, मतलब F1 इज लेस देन F2, वैसे ही हर एक सेक्शन के साथ। तो F2 ज्यादा है तो क्या होगा, ये जोर से खींचेगा, ये धीरे से खींचेगा, एंड अल्टीमेटली टू रोटेट एंटी क्लॉकवाइज। I2 rotates anti-clockwise। आया समझ में? ये फिगर को देखिए, इसमें दिया है द स्क्वायर लूप is in a uniform magnetic field, find net force and net torque or moment। और लूप, ये लूप के ऊपर टॉर्क या मोमेंट कितना आएगा। चलो समझाने के लिए मैं थोड़ा इसको ऐसे कर देता हूँ, ये वायर को ऐसे झुला देता हूँ, ठीक। अब ये झूलेगा, झूल रहा है, नेट फोर्स क्या आएगा, नेट टॉर्क क्या आएगा। अब अगर ये चारों खाने को हम नाम दे देते हैं, नाम क्या, PQRS, ऐसे नाम दे दी। Here सॉल्यूशन बना रहे हैं, फोर्स ऑन PQ इज क्या है, फॉर्मूला तो कहता है कि BIL, PQ का लेंथ कितना है, B है, BIV साइन थीटा, और थीटा कितना है, थीटा इज एंगल बिटवीन B एंड करंट एलिमेंट 0 है, तो ये फोर्स हो गया 0। फोर्स ऑन RS कितना हो जाएगा, सेम BBI साइन थीटा, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन B एंड करंट 180, ये भी हो गया 0। फोर्स ऑन SP इज इक्वल टू B, लेंथ कितना है इसका, A है, BAI साइन थीटा, थीटा कितना है, यहाँ पर तो B ऐसा है, I ऐसा है, थीटा इज 90 डिग्री, तो ये कितना हो गया, BAI साइन 90 इज 1। किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन हुआ इनवर्ड, तो इट इज इनवर्ड। फोर्स ऑन QR वो भी होगा BAI साइन थीटा,
इसके केस में भी एंगल 90 डिग्री है। लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? B is like this, current is like this, force will be outwards, so it is outwards। तो इसका मतलब हुआ इस पे कोई फोर्स नहीं है, इस पे कोई फोर्स नहीं है, इसके अंदर की तरफ फोर्स है, इसको बाहर की तरफ फोर्स है, तो घूमेगा, क्या मूवमेंट बनाएगा? तो कपल क्या फॉर्मेशन हुआ? देखो तो बराबर फोर्स है, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। अगर आप टॉप व्यू से देखेंगे तो कैसे दिखेगा? ये है आपका P एंड Q के ऊपर आप देखोगे कि Q के ऊपर फोर्स ऐसा है, P के ऊपर फोर्स ऐसा है ना? The forces are equal. It will rotate about this point O। क्या होगा? तो नेट टॉर्क is given by force into perpendicular distance। यहां से डिस्टेंस कितना है? b/2, F b/2। कैसे घुमाएगा ये फोर्स इसको? ऐसे, ये भी ऐसे ही घुमाएगा, तो प्लस F इंटू b/2, क्योंकि दोनों टॉर्क सेम डायरेक्शन में है। जोड़ दो तो क्या हो गया? FB नहीं? अच्छा, तो फिर FB का वैल्यू क्या हो जाएगा? F का तो निकाल चुके हैं, BABI, दिस इज द नेट टॉर्क। और ध्यान रखो कि A इंटू B क्या दे रहा है? एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो याद रखना है, इट विल बी सेम एज BAI। तो नेट टॉर्क इज BAI, ठीक है? BAI, जिसमें A क्या हो गया? एरिया ऑफ लूप। If a coil of any shape has n turns and suspended in a uniform magnetic field, uniform magnetic field with its plane parallel to the magnetic field, then net torque on coil is given by, टॉर्क को हम लोग टाउ या मोमेंट लिखते हैं BINA, क्योंकि एक टॉर्क के ऊपर जितना टॉर्क आएगा दूसरे के ऊपर वही आएगा, तीसरे के साथ मिलकर घूमने की कोशिश करेंगे। इसमें A क्या हो गया? एरिया ऑफ लूप। ये इसको याद रखना। यही होता है कोई मोटर की केस में एक आर्मेचर होता है, ठीक है? अब ये आर्मेचर के ऊपर स्लॉट्स फॉर्मेशन करे जाते हैं, ग्रुप्स रहता है यहाँ पे, ग्रुप्स जिसको आप स्लॉट कहते हैं। और कोई वायर इसके ऊपर ऐसे होके ग्रुप में घुसता हुआ निकल जाता है, कोई वायर इसके ऊपर ऐसे होके ग्रुप में घुसता हुआ निकल जाता है, ऐसे करके। अगर आपने ऐसा कोई एक मैग्नेटिक फील्ड में इसको रख दिया तो क्या होगा? ये घूमने लगेगा, तो इसके साथ जो कनेक्टेड रहेगा वो भी घूमेगा, ठीक है? तो मैग्नेटिक फील्ड लगा दिए तो ये घूमने लगा। मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है तो ये घूमने लगेगा, ठीक है? तो दिस इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए मोटर। ये मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि ए करंट कैरिंग क्लोज लूप इन ए uniform magnetic field experiences a torque or moment कितना? BAI। if there are n number of turns you can say it is बिना, your friend's name, the torque is बिना, provided the magnetic field is
पैरेलल टू द प्लेन, ठीक है, इट इज पैरेलल टू द प्लेन। ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया। ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर is held along axis of a current carrying ring what is tension in material of ring, रिंग का मटेरियल में क्या टेंशन प्रोड्यूस होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। रिंग है, I1 करंट जा रहा है, एक्सिस में करंट I2 है। अब रिंग के ऊपर क्या फोर्स आएगा ड्यू टू इट्स टेंशन इन द मेटल ऑफ रिंग, थोड़ा सा जोड़ देते हैं, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ I1। तो इसमें हुआ यूं है कि जो स्ट्रेट वायर है उसमें करंट ऐसे जा रहा है सीधा। अच्छा, इसके चलते जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा स्ट्रेट वायर के चलते, वो कैसे बनेगा, गोल 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 बनेगा कि नहीं बनेगा। हाँ, तो यहां पर इस पॉइंट में इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, क्योंकि ऐसे घूम रहा है, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे हुआ तो सोचो कि हमारा जो क्या कहेंगे करंट एलिमेंट था, जो रिंग था, रिंग भी तो ऐसे ही था, तो रिंग का ये वाला हिस्सा में करंट ऐसे था, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे था, तो ये वाला हिस्सा के ऊपर क्या फोर्स आएगा, करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, BIL sin 0, तो ये वाला हिस्सा के ऊपर जीरो फोर्स आएगा। सिमिलरली ये वाला हिस्सा के ऊपर यहाँ पर जब आओगे, रिंग का करंट ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा है, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड इज टैंजेंट टू द रिंग, तो नेट फोर्स ऑन द रिंग क्या हो जाएगा, जीरो। तो क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे every point on ring the magnetic field of I2 is tangent, so net force on ring is or will be जीरो, कोई फोर्स नहीं आएगा। समझ में आ गया, नेट फोर्स होगा जीरो।